वेलकम गाइज, हाउ आर यू? इट्स मी दीपक कुमार। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक। जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे रेट लो, रेट कांस्टेंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है। जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे न्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। तो सबसे पहले रेट लॉ होता क्या है ना, रेट लॉ, या फिर इसी का हम लोग और दो नाम से जानते हैं इसको। इसको रेट इक्वेशन भी बोलते हैं हम लोग, रेट इक्वेशन, है ना, याद रखना है। रेट लॉ का तीन नाम है, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, या फिर इसी को हम लोग रेट एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। रेट होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि रेट किसको बोलते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेट बोलते हैं। तो इसका क्या लॉ है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट के बारे में भी इसके बाद देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी को। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। द रिप्रेजेंटेशन, है ना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन बात करेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होगा उसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग बात करते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ, है ना, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना, या हम लोग बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और प्रेशर, है ना। प्रेशर के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, है ना, रेट ऑफ रिएक्शंस को। वो किस किस तरह के सब्सटेंस के लिए, तो गैसेस सब्सटेंस के लिए, गैसेस रिएक्शंस के लिए। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ, है ना। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, रेट इक्वेशन, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो रेट लॉ का तीन नाम आपको याद रखना है, रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो स्पीड होता है, ठीक ना, उस स्पीड को यहाँ पे हम लोग रेट के नाम से जान रहे हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, है ना, यहाँ पे दिखा जाए रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो रेट लॉ से एक एग्जाम्पल बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शंस ले रहे हैं, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, ये दोनों आपस में कंबाइन किए, सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, ये आपस में कंबाइन किए, सी मोल सी और डी मोल डी का फॉर्मेशन किए। वेयर ए बी सी और डी, ये जो छोटे वाले स्मॉल लेटर्स के ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स जो हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, तो आर स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, है ना। यहाँ पे ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी जो है, ये क्या है, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है ना, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो स्मॉल ए बी सी डी क्या है, तो आपको पता चल गया, स्मॉल ए बी सी डी क्या है, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है, किस चीज़ का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो द रेट लॉ कैसे लिखते हैं हम लोग, रेट लॉ को क्या बोलते हैं, तो रेट लॉ कैन बी रिटेन एज, है ना, किस तरह से लिख सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट से रेट लॉ को कोई मतलब नहीं होता। ये एक्चुअली क्या है, ये टोटल का टोटल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ए नहीं लेना है, ए मोल नहीं लेंगे हम लोग, एक्स लेंगे। ठीक है, ए मोल नहीं लेना, याद रखना इस चीज़ को, एक्स लेंगे हम लोग, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है रेट, कभी भी थ्योरेटिकल मेथड यूज नहीं करेंगे। तो बी के लिए हम लोग वाई लिखे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर, है ना, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आर, ठीक ना, आर एक्सपोनेंट, एक्स एंड वाई आर एक्सपोनेंट किसका है, तो ए और बी का है, विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जो बताया गया कि एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा रिएक्टेंट के पावर में, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। हाँ, आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो वैल्यू होगा, है ना, एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सपोनेंट्स मे और मे नॉट बी, ठीक है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे नो
एक्स एंड वाई एक्सपोनेंट जो है, जो रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिखाया गया है यहाँ पे, आर इक्वल टू स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। वो जो एक्स और वाई जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल हो भी सकते हैं। किसके इक्वल हो सकते हैं? जैसे कि हम लोग ए मोल ऑफ ए लिए थे, ठीक ना, और बी मोल ऑफ बी लिए थे, ठीक है, इक्वल टू स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। किसके लिए? तो हम लोग रिएक्टेंट यहाँ पे लिए लिखे थे, याद होगा, ए मोल ए, तो वो उसके इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते, है ना, विथ ए एंड बी लिख सकते हैं हम लोग। ए और बी क्या था, हम लोग केवल रिएक्टेंट के लिए बात करते हैं, याद रखना है, जब भी रेट लो लिखना है तो हमेशा रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे, प्रोडक्ट का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन में भी पढ़े थे कि हम लोग रिएक्शंस का जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स मोल, उसका एक्स एक्सपोनेंट हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को यहाँ पे रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, आगे बोलेंगे इसको रेट कांस्टेंट, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे के से इसको डिनोट कर रहे हैं, और के का नाम क्या होता है, रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ से रेट इक्वल टू निकल के आ गया के, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हम लोग, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म करने का मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे तो माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस साइन क्यों लेते हैं, तो पता है कंसंट्रेशन कभी भी रिएक्टेंट का जो होता है वो क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन देते हैं। आपको याद रखना है इस चीज़ को, नोट में यहाँ जरूर आपको ये ध्यान देना है कि क्या चीज़ नोट में रखना है, क्या चीज़ करना है। रेट लो कैन नेवर बी, है ना, here can be, rate law can be determined through experimentally या determined experimentally, है ना, रेट लो कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, कैन भी नहीं, ये तो मस्ट भी होगा, रेट लो मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, नॉट थ्रू, है ना, नॉट थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, याद रखना इस चीज़ को, नॉट थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा और उसका जस्ट स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको हम लोग पावर में दे देंगे, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होने वाला। इसको याद रखना है कि रेट लो जब भी निकालना है तो ये हमेशा कैसे निकाला जा सकता है, तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं उसका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट देते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, किसके साथ, इसका कंबसन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, 2NO प्लस, और 2 कंबसन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ रिएक्शन करवाएगा, तो ये बन जाएगा 2NO2। अब इस रिएक्शंस में ध्यान से देखना है, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इसका जो स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो रेट का एक्सप्रेशन चूँकि रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो रेट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं KNO, है ना, और इसका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का कितना है तो 1 है। तो इस केस में किसी एक्सपेरिमेंट में आपका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हो सकता है वो सेम हो सकता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक ना। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में रेट इक्वल टू जो होगा, एक्सपेरिमेंटली भी इसको हम दे सकते हैं, रेट इक्वल टू तो लिखा दिया गया है, यहाँ स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला गया। एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली दोनों जगह पे ये चीज़ जो होता है, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, दोनों ही केसेस में क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा देखा गया है कि कंसंट्रेशन जो नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है उसके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में वो आते हैं, और ऑक्सीजन का जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आता है। इसको ऐसा देखा गया है कि किस तरह से हम लोग इसको समझा सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, O2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, और इसका रेट इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को x मान ले रहे हैं, वाई ऑक्सीजन को y, और रेट को z मान ले रहे हैं। तो अगर किसी का कंसंट्रेशन हम लोग चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर, ये किस तरह एक्सपेरिमेंटली निकाला गया उसके बारे में बताया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक पार्ट ऑक्सीजन को यहाँ कॉन्स्टेंट रखना है, रेट क्या हो जाएगा 4z, है ना, मतलब 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। 2 टाइम्स हमने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन किया, रेट बढ़ के 4 टाइम्स हो गया, मतलब यहाँ पे जो रेट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 2 टाइम हम लोग कंसंट्रेशन चेंज किए, कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाया गया, रेट 4 टाइम्स आ गया, मतलब उसका स्क्वायर का। अब इसमें क्या करेंगे, एक टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को देख रहे थे। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि वाई का अगर हम लोग डबल मोल किए तो वाई के डबल करने से क्या हुआ, रेट भी डबल ही हुआ, मतलब
जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो 1 मतलब सिंगल, या हम लोग बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आएगा वो, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो हो जाएगा वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस का रेट लो का जो एक्सप्रेशन लिखना है, हमेशा याद रखना है वो किस तरह से लिखते हैं। तो रेट लो का एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। एग्जाम्पल 2 वहाँ पे क्या था, थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों वैल्यू जो आ रहा था वो सेम आ रहा था। अब यहाँ दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं वो डिफर वाला ले रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का रिएक्शंस करवाया जा रहा है क्लोरीन गैस के साथ। जब क्लोरोफॉर्म क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग थियोरेटिकली अगर बात करें, ठीक है, थियोरेटिकली अगर रेट लॉ लिखें तो हम लोग क्या हो जाएगा, थियोरेटिकली रेट लॉ अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट CH3 और इसका स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 इसका भी है, मतलब दोनों का जो स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ जो हम लोग स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के, लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली जब निकाल के देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाता है, तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार वो हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन पे बात करते हैं। इसके एग्जांपल जब लेंगे तब ज़्यादा और क्लियर होगा। तो क्लोरोफॉर्म हम लोग यहाँ पे ले लिए, क्लोरीन ले लिए और रेट ले लेंगे। ठीक है, तीनों को उसी तरह से सिमिलर हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर क्लोरोफॉर्म के कंसंट्रेशन को x, क्लोरीन के कंसंट्रेशन को y, और रेट जो है वो z मोल पर लीटर या पर मोल लीटर पर मिनट वगैरह या कुछ भी टाइम में हो सकता है। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया हो, क्लोरीन के कंसंट्रेशन को y रख दिया गया, तो रेट दिखा गया, क्या हो गया, रेट 2z हो गया। मतलब डबल करने से रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, रेट भी डबल हो जा रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्लोरोफॉर्म को कांस्टेंट रखेंगे, क्लोरीन यानी क्लोरीन के कंसंट्रेशन को डबल किया गया। अब क्या होता है, तो देखा गया क्या, तो इसका जो रेट है वो क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट में आ रहा है, मतलब हाफ हो जा रहा है। मतलब उसके क्लोरीन के कंसंट्रेशन को डबल करने से वो 1.4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसका हाफ हो गया वो। ठीक है, उसको डबल करने से वो √2z हो जा रहा है, मतलब 1.4 टाइम्स हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटली जब लिखेंगे तो एक्सपेरिमेंटली क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, रेट इक्वल टू हो जाएगा कि, है ना, रेट कांस्टेंट क्लोरोफॉर्म चूँकि डबल करने से डबल हो रहा था, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और एक को डबल कर रहे हैं तो रूट मतलब हाफ टाइम से वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डबल करने से √2 टाइम्स, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, याद रखना है। तो √2 इंटू √2 2 होता है, यानी क्लोरोफॉर्म का तो 1 हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन गैस का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। किसी का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट अगर 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किसी का कंसंट्रेशन डबल करने से अगर डबल ही हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी का कंसंट्रेशन अगर डबल किए और हम लोग क्या हो गया, अगर वो हाफ हो जा रहा है, मतलब √2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हाफ ऑर्डर रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से। तो ये एक्सपेरिमेंटली निकल जाके आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग, 3 एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है बहुत इजी एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का नाम सुने होंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, ये आपका इथाइल इथेनॉइड है। इथाइल इथेनॉइड का रिएक्शंस करवाएंगे हम लोग किसके साथ, इथाइल इथेनॉइड का रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, वाटर के साथ रिएक्शन होगा। क्या बनेगा आपको पता है, सबको पता है, एसिटिक एसिड बनेगा, और क्या बनने वाला है, इथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल लिख देना है इस तरह से। फार्मूला सबको पता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका इथेनॉइक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड प्लस इसका नाम क्या है, तो इथेनॉल। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पहले लिख देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये आपका एस्टर का फार्मूला हो गया, RCOOR के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे क्या बोल लिख सकते हैं हम लोग, थियोरेटिकली इसका अगर हम लोग लिखें, ठीक है, थियोरेटिकली अगर रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे, कि यहाँ पे जैसे कि इथाइल इथेनॉइड का 1 मोल है, तो इथाइल इथेनॉइड चूँकि इसका स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे।
वाटर का कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो 1 होगा, है ना। तो ये 1 हो गया। तो ये चीज़ इस तरह से, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होना चाहिए ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ये करेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू, है ना। इट इज़ नॉट ट्रू मतलब ये सही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको डिटरमाइन करते हैं तो इसका इस तरह से डिटर्मिनेशन करते हैं। पहले आप क्या कीजिए, रिएक्शंस एक बार फिर से लिख ले रहे हैं हम लोग। इथाइल इथेनॉइड का रिएक्शंस करवाया गया था, सॉरी यहाँ लिखा गया है CH3COOCA2H5 होगा, OH बाई मिस्टेक लिखा गया है। तो इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करवाया गया है, तो क्या बन गया है CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। रेट इसका इस तरह से हम लोग लिखे थे थ्योरेटिकली क्या लिखे थे, CH3COOH5 दोनों का 1:1 कंसनट्रेशन था। ये थ्योरेटिकली था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं ना। समझने के लिए ये बताया गया है कि कंसंट्रेशन हम लोग जो XYZ मान रहे हैं वो समझने के लिए। इट इज़ सीन मतलब ऐसा देखा गया है, इट इज़ सीन दैट कि जो कंसंट्रेशन हम लोग जो रेट निकाले हैं इसका, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ, ये आपका स्टर है इथाइल इथेनॉइड, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और यहाँ पे रेट बात करेंगे हम लोग, रेट बात करेंगे। तो आपका इथाइल इथेनॉइड को हम लोग मान लेते हैं हर एग्जांपल की तरह, इसको x मान लेंगे, y मान लेंगे, और रेट क्या हो गया, z हो गया। तो अगर मान लीजिए हम लोग ईस्टर का रेट को डबल, कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो डबल करने से इसमें देखा गया था क्या कि डबल जब कर रहे हैं तो ये डबल हो जा रहा है, और इसका रेट एक को फिक्स रखना है, रेट भी क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है। तो मतलब डबल करने से डबल हो रहा है, मतलब कौन सा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, मैंने इसका जो होगा इथाइल ईस्टर पे निकल कर जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इसको ईस्टर को फिक्स करके हम लोग क्या करें, वाटर को डबल करें, वाटर के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो इसको जब डबल किया गया तो देखा गया कि रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब रेट पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, किसी कंसंट्रेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि नॉट इफेक्टेड, इसका मतलब है कि वो जीरो ऑर्डर, मतलब उसका कंसंट्रेशन जो हो जाएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद रखना है, अगर कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन डबल, है ना, रेट 4 टाइम्स माने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए क्या कि हम लोग कंसंट्रेशन को अगर डबल की और रेट जो हो रहा है √2 टाइम्स हो रहा है, मतलब वो हाफ ऑर्डर रिएक्शन, इस तरह समझ सकते हैं हम लोग। तो इट मीन्स वाटर कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस, इसका मतलब वही चीज़ बोल रहे हैं हम कि वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, जीरो ले लेंगे। तो रेट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के कपा बोल रहे सॉरी, रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट, CH3COOH, इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, वाटर का क्या हो जाएगा, जीरो, चूँकि इस पर इफेक्टेड नहीं है, डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको जीरो मान के चलेंगे। जीरो का मतलब ही होता है कि इसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से कुछ रिएक्शंस के रेट में चेंज नहीं हो रहा है। तो जब किसी की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो कंसंट्रेटेड इंडिपेंडेंट है, और कंसंट्रेटेड इंडिपेंडेंट जो होता है उसका पावर पे क्या लिखते हैं, हमेशा जीरो लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट, है ना। रेट कांस्टेंट जो यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हम लोग के देख रहे हैं, उसको किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बने रहना है अभी। स्पेसिफिक रिएक्शंस रेट भी इसका नाम होता है, स्पेसिफिक रिएक्शंस रेट, रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शंस रेट बोलते हैं। अब इसको किस तरह समझते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट कंसीडर्ड एक केमिकल रिएक्शंस, एक केमिकल रिएक्शंस ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि क्या ले रहे हैं हम लोग, तो A+B, है ना, मान ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि A और B, ठीक है, A+B, ये दो रिएक्टेंट आपके मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं यहाँ पे, तो X प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। A और B मिलके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन X कर रहा है। X आपका प्रोडक्ट, A और B क्या है, रिएक्टेंट। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो एक्सपेरिमेंटली इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि रेट जो होगा, एक्सपेरिमेंटली इफ रेट इक्वल टू, है ना, रेट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रेट कांस्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए ले लेंगे हम लोग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लीजिए आप, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स इसको मान लेते हैं और बी का वाई। अगर एक्स और वाई जो है, एक्सपोनेंट जो है एक्स एंड वाई, अगर उसका वैल्यू जीरो हो जाए, जैसे अभी बात किए थे वाटर में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में कंसंट्रेशन पे, वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो उसका कंसंट्रेशन क्या ले देते, जीरो। तो अगर मान लीजिए इस तरह कोई रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या करें, एक्स और वाई का वैल्यू जीरो ले लेंगे, तो इन दिस केस में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट, है ना।
तो जब रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम लोग इस तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। रेट कांस्टेंट को डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है। रेट कांस्टेंट डिफिनेशन समझ में आ रहा है कि जब सारे का कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीसीज का अगर हम लोग क्या करते हैं जीरो ऑर्डर कर देंगे तो उस केस में रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे हम लोग। इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज कंसंट्रेशन, ठीक ना, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड एलिमेंट है रिएक्टिंग स्पीसीज कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू या बिकम्स यूनिटी, जब जितना भी रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, ठीक है, देन रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन को सारे का वन बना देना है, ठीक है। when all the reacting species concentration becomes क्या हो जाएगा यूनिटी, देन रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब R इक्वल टू के। तो इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नॉन एज स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस या स्पेसिफिक रिएक्शंस रेट बोल सकते हैं हम लोग। स्पेसिफिक करने का मतलब ही क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर टर्म्स को क्या हो रहे हैं, यूनिटी बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर करेक्टरिस्टिक्स बात किया जाए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, तो सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, ठीक ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में सबसे नंबर 1 बात करने जा रहे हैं कि रेट जो होता है, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेट ऑफ रिएक्शंस। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, पीटर एंड वागे के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था। रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शंस, इसका मतलब क्या है कि इट मींस अगर रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज करेगा, अगर रेट कांस्टेंट को डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी डिक्रीज करेगा। ईच रिएक्टेंट, सेकेंड पॉइंट, ईच रिएक्शंस हैज ए पार्टिकुलर, मतलब प्रत्येक रिएक्शंस का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, किस चीज़ का, पार्टिकुलर और डिफिनिट वैल्यू ऑफ किस चीज़ का, रेट कांस्टेंट का। याद रखना है, प्रत्येक केमिकल रिएक्शंस का एक पार्टिकुलर रेट कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो वेरी नहीं कर सकता। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, ये याद रखना है। थर्ड में इसी को लिखने जा रहे हैं हम लोग कि इट, ठीक है, इट कैन बी, है ना, इट कैन बी चेंज विथ respect to, it can be changed with respect to change in temperature, टेम्परेचर के चेंज होने से रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये फॉर द सेम रिएक्शंस एज वेल एज फॉर द डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन के लिए तो अलग होगा ही, सेम रिएक्शंस के केस में भी अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है। अगर सेम रिएक्शंस में भी अगर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो रिएक्शंस का जो रेट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 नंबर, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, है ना, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग, तो आप टेम्परेचर बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं और वॉल्यूम को बोल सकते हैं। रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इसको अगर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे हमेशा क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसका और लास्ट पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस या नेचर ऑफ रिएक्शंस। तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग क्या, द नेचर ऑफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शंस और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके सामने इस तरह से है कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शंस। एक रिएक्शन सी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है।
2a+b दिया हुआ है, C+D का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोग क्या करना है, डिटरमाइन द रेट लो निकालना है और रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको कंसंट्रेशन ए का दिया है, कंसंट्रेशन बी का दिया हुआ और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, डी मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो रेट लो और रेट कांस्टेंट किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन में फॉर द केमिकल रिएक्शंस को लिख लीजिए, फॉर द रिएक्शंस है ना, फॉर द रिएक्शन 2a+b है ना, जो रिएक्शन लिखा हुआ है, C+D नीचे स्क्रीन में आपके दिया हुआ है, क्वेश्चंस को वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। 2a+b क्या बना रहा है, C+D का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सारे का रेट ऑफ रिएक्शंस जो दिया हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस में बी रिटेन एज, किस तरह से लिख सकते हैं, तो चूंकि एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 का सारे का रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। रेट सबसे पहले रेट का मान लेते हैं हम लोग, रेट कॉन्स्टेंट इसको सपोज मान लिया गया है कि रेट एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब रिएक्शंस का रेट क्या क्या दिया हुआ है, तो R1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू जो यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया है, तो 6.10⁻³ ठीक है, इक्वल टू इसका लिख लेंगे हम लोग रेट एक्सप्रेशन में 0.1 का x एंड 0.1 का y, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1 ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। R2 इक्वल टू जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, रेट का वैल्यू दिया है 7.2 × 10⁻², रेट कांस्टेंट k × 0.3 × x और y, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो याद रखना है इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे का रेट का आप इस तरह से लिख लीजिए ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाइज। अब वहाँ से क्या करना है, एक्सपेरिमेंट वाइज इस तरह से लिखने के बाद आपको वहाँ से फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेट कांस्टेंट के साथ जो वैल्यू दिया हुआ है, इधर के साथ जो वैल्यू दिया हुआ है वो मैच कर रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में 0.3 के पावर में x है या 0.3 के पावर में x है, तो इस तरह की इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग, याद रखना है ठीक है। और इस तरह से R4 का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो उस तरह की इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें क्या चीज़ होता है, कॉमन होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 0.1 0.4 ये तो कॉमन नहीं आ रहा है एक्सपेरिमेंट 1 4 में, लेकिन इसके साथ वाला कोरिस्पॉन्डिंग y वाला पार्ट जो हो रहा है कॉमन आ रहा है 1 और इक्वेशन 4 में। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 और 4 को डिवाइड कर देना, R1/R4 कर देंगे हम लोग ठीक है। आपको क्या करना समझ में आ रहा है, आपको करना क्या है कि जो भी रेट कांस्टेंट के साथ वैल्यू दिया हुआ उसको मैचअप करना है कि कौन सा कोई एक पार्ट मिलना चाहिए। जैसे कि इक्वेशन 2 और 3 में क्या आ रहा है, 0.3 0.3 x मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना हम लोग 6.0 × 10⁻³ R1 का वैल्यू दिया है, R4 का वैल्यू 2.4 × 0 × 10⁻² दिया हुआ है। अब k का वैल्यू लिख लेंगे इस R1 के जगह पे, k 0.1 के पावर में x 0.1 के पावर में y। नीचे लिख लेंगे हम लोग k 4 में जो दिया है यहाँ पे 0.4 के पावर में x और 0.1 के पावर में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जो टर्म मिल रहा है उसको कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए हम लोग उस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में 6 है, नीचे क्या है 2.40, तो इसको 1/4 तो कट जाएगा, लेकिन एक 0 ऊपर चल जाएगा आपको 1/4, और यहाँ पे एक 0 चल जाएगा ऊपर, तो 10 हो जाएगा। तो 10 के पावर 1 और 10 के पावर -3 है ना, तो पहले 1/4 उसको 10 कर सकते हैं हम लोग, एक 0 यहाँ से जाएगा तो है ना, नीचे 2 डेसिमल है ऊपर 1 डेसिमल, तो ऊपर 10 चला गया 10/4। अब उस 10 को क्या करना है, 10 के पावर -3 से जब जाएगा तो 10 के पावर -2 और 10 के पावर -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो बचेगा क्या, आपके सिर्फ 1/4 बचेगा, याद रखना है 10 के पावर -3 10 के पावर -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4 बचेगा। तो 1/4 इक्वल टू हम लोग इधर क्या देखेंगे, इधर के भी के जो टर्म है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1/0.4 है ना, इसके पावर में कितना हो जाएगा, तो सारे का पावर सेम है तो इसीलिए पावर में टोटल x लिख देंगे, तो इसको डेसिमल को हटा देना है। तो 1/4 इक्वल टू 1/4, इसके पावर में क्या आ गया x। अब याद रखना है इसके पावर में हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 के पावर 4 के पावर में 1 ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे x का वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। इस तरह के क्वेश्चन CBSE में बहुत बार आते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना है, ध्यान देना है आपको। तो इसके बाद ये निकल गया आपका x का कॉफिशिएंट, जो हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A लिए थे उसके एक्सपोनेंट में x है ना, x का वैल्यू ये निकल के आ गया।
ए आपका रिएक्टेंट था, बी भी रिएक्टेंट था, ए का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो हम लोग यहाँ बात की एक्सपोनेंट जो बात किए थे एक्स, और बी के एक्सपोनेंट को क्या बात की है वाई, तो अब वाई को निकाल लेते हैं। तो R2 और R3 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों टर्म मिल रहा था। R2 का यहाँ रेट कांस्टेंट का वैल्यू 7.2 इंटू 10 के पावर -2, R3 के वैल्यू 2.88 इंटू 10 के पावर -1। इस तरह के का वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है, के का वैल्यू आप देख के लिख लीजिए वहाँ पे। उसके बाद फिर से उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो 0.3x हो गया और 0.4y, 0.3x, 0.3x के कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 7.2 और 2.88 ये तो आपको 1/4 ये भी चला जाएगा, फिर नीचे 10 हो जाएगा, तो फिर से वो 10 के पावर -2 और 10 के पावर -1 वो दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, ये यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं आप, समझाने के लिए कर दिया गया। नीचे का डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो बैठाया गया, ऊपर का डेसिमल हटा के नीचे 1 जीरो बैठाया गया, 10 किया गया। तो इस तरह से कैंसिल होके सारा वो कैंसिल होके क्या हो गया, 10 1/4 बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर 10 इंटू 10 के पावर -2 जो होगा 1, मतलब 10 के पावर -1 हो जाएगा। तो 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी 0.1/0.4 है तो दोनों कट के 1/2 आ जाएगा, 1/2 के पावर में y। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो 1/2 का y हो गया, 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ y का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, y। तो इस तरह हम लोग देखिए रेट का जो एक्सप्रेशन आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रेट इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट k, a के पावर में कितना आया, तो a के पावर में 1, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ रहा था 1, x का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। और b के पावर में कितना आया था, तो y का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे। मतलब a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और b के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारा जो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रेट इक्वल टू लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A1, ठीक ना। अब हम लोग क्या करना है, रेट लो को निकालना है, मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग क्या करें, सेकेंड इक्वेशन में पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में पुट अप करेंगे। तो नाउ फॉर द रेट कांस्टेंट के वी टेक एन इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम लोग। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7.2 अभी छोड़िए, k इक्वल टू लिख लीजिए k, और a का वैल्यू कितना दिया है 0.3 वहाँ पे दिया हुआ था। इस तरह से ये आपका इक्वेशन नंबर 2 में ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब इक्वेशन 2 का सारा वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, x का वैल्यू y का वैल्यू पुटअप करेंगे। तो R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो R2 का वैल्यू 7.2 इंटू 10 के पावर -2 इक्वल टू k 0.3। x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू कितना हो गया, तो y का वैल्यू 2 है तो 0.2 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। k इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो k इक्वल टू लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 के पावर -2 बाई 0.3 इंटू 1, 0.2 इंटू 0.2। इस तरह सारा जब आप कैंसिल कीजिएगा तो 6 मोल पर लीटर है ना, 6 मोल लीटर स्क्वायर पर मिनट आएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर न्यू है सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आगे का आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।